आज हम पढ़ने वाले हैं गतिशीलता। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था अपवन वेग को। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गतिशीलता क्या होती है। तो गतिशीलता का मतलब क्या होगा, देखो शाब्दिक अर्थ या मोबिलिटी जिसे बोलते हैं, इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ वर्ड का, बाद में हम डिटेल में आगे देख ही लेंगे। तो यहाँ पर गति का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, मोबिलिटी, ठीक है, मतलब कि ये मोशन कितनी आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और उसके अंदर हम किसी मेटल को या किसी धातु को स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और उनका वेग क्या होता है, वो किस तरीके से गति करते हैं, उस बारे में। तो मोबिलिटी या गतिशीलता क्या दर्शाती है कि कितनी आसानी से ये गति कर सकते हैं, कितने अच्छे से ये इसके अंदर घूम सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने अच्छे से घूमेंगे उतनी अच्छे से इनकी इनमें धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मोबिलिटी की बात करते हैं तो हमने पढ़ा अपवन वेग, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक्चुअल में ये होती क्या है, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि अपवन वेग क्या होता है। जब किसी धात्विक चालक में धारा का प्रवाह किया जाता है किसी बाह्य विभव की उपस्थिति में, तो इसके अंदर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या कहलाता है, अपवन वेग कहलाता है। ठीक है, एवरेज और मीन वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ आउटर पोटेंशियल इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हमने डिनोट किया था VD से। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू आया था वो कितना आया था हमारे पास, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, और वो था E तो स्मॉल m इंटू E, और ये E कैसा था, माइनस का था। ठीक है, जहाँ पर VD तो क्या है हमारा अपवन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कैपिटल E, ठीक है, ये किसको दिखाता है, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। स्मॉल e ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन के आवेश को, जो आप सब जानते हैं। ये m दिखाता है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास को, उनके द्रव्यमान को। टो है हमारा विश्रांति काल यानी कि रेस्ट टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टो रेस्ट टाइम पीरियड। ठीक है, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्रांति काल। और अब बच गया हमारे पास स्मॉल m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब आगे हम बात करते हैं तो कैपिटल E की बात करते हैं। तो जो कैपिटल E है वो क्या है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब जो हमारे पास E है यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्या होता है, नियत होता है, जिसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये एक नियतांक हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये भी क्या है, फिक्स है, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब अपने पास बच कौन गया, विद्युत क्षेत्र। अब ये जो चीज़ है विद्युत क्षेत्र, ये तो हम बदल सकते हैं क्योंकि ये किसने लगाया, हमने लगाया, तो ये वेरिएबल है, चर है। अब हमारे पास बचता है विश्रांति काल या रेस्ट टाइम पीरियड। तो जब आप किसी एक ही धातु की बात करते हैं तो विश्रांति काल या रेस्ट टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का कांस्टेंट। तो हमारे पास ये तीन राशियाँ, तीन क्वांटिटियाँ तो क्या हो गई, कांस्टेंट। जबकि जो कैपिटल E है ये वेरिएबल है। दूसरी चीज़ कौन वेरिएबल हो गई हमारे पास इस तरफ, ये अपवन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये जो पूरा फैक्टर बना E टो अपॉन स्मॉल m, ये पूरा का पूरा एक तरीके से क्या हो गया, नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस नियतांक को ही हम बोलते हैं गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया कि मोबिलिटी या गतिशीलता एक प्रकार का क्या होता है, नियतांक होता है। और अगर ये नियतांक है, लेकिन मैंने सिर्फ क्या कहा, इसको नियतांक का है, कांस्टेंट का है।
ना कि यूनिवर्सल कांस्टेंट या सार्वत्रिक नियतांक। इसका मतलब इसका भी मान कहीं ना कहीं तो बदलेगा। तो कहाँ बदलेगा कहाँ नहीं बदलेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो इसका मान किस पे निर्भर करता है, आप जो विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं उस पर निर्भर करता है, या जो आपका अपवन वेग है उस पर निर्भर करता है, या जो पदार्थ आपने काम में लिया उस पर निर्भर करता है। तो मेनली ये निर्भर करेगा आपका किस पे, मटेरियल पे, पदार्थ पे। ठीक है, मेन किस पे निर्भर करता है, पदार्थ पे या मटेरियल पे। तो जितना अच्छा मटेरियल आप लोगे, जितना चालक लोगे, जितना कंडक्टिंग लोगे, उतना ही गतिशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आसानी से उसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो जो गतिशीलता होती है इसको डिनोट करते हैं म्यू से, और म्यू बराबर हो जाता है E/m। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, गतिशीलता। तो अब मैं इसकी जगह फॉर्मूला में क्या लिख दूंगा, म्यू। तो अपने पास नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, VD = म्यू माइनस का E। यहाँ से अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो म्यू का, भाई एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो कि नियत राशि होगी उसमें। अगर हमें निकालना हो भाई किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में हमें दे दिया अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ आसानी से, बड़े आराम से। म्यू = VD/E, और यहाँ पे मैंने लगा दिया मोड। मोड लगाने का मतलब क्या हो गया कि अभी हम जो आंसर आएगा वो धन में काम मिलेंगे। और वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था ये माइनस सिर्फ किसको दिखाता है, दिशा को दिखाता है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या करते हैं, विपरीत गमन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से एक परिभाषा बना सकते हैं हम किसकी, गतिशीलता की, यानी कि मोबिलिटी की, जो कि क्या हो जाएगी कि किसी भी पदार्थ के अपवन वेग और उस पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग VD व विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र कैसा है, आरोपित है, क्योंकि ये हमने लगाया है। आरोपित विद्युत क्षेत्र यानी कि कैपिटल E का अनुपात हमारे पास क्या कहलाएगा, गतिशीलता कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आपके लिए डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि VD एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास, और क्या आ गई, डेफिनेशन। अब अपने पास क्या बचता है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कि इकाई, या जिसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि सर ने कल हमें अपवन वेग पढ़ाया था या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी, उसकी तो इकाई या यूनिट या उसका तो डायमेंशन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक तरीके का क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, तो वेग का सीधा सीधा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाती है, m0 L1 T-1। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी इकाई की बात करें हम, मोबिलिटी की। तो देखो सूत्र तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू = VD/E। ठीक है, अब मोड लगा रहे तो हम वेक्टर काम में नहीं ले रहे। तो यहाँ पर देखो ऊपर तो हमारे पास क्या है, वेग है, जिसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। नीचे हमारे पास क्या बचता है, विद्युत क्षेत्र बचता है, और इसकी क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब इसको हम हल करेंगे आगे। तो देखो ये तो नीचे आ जाएगा सेकंड, और ये मीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर अपॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो सूत्र बनेगा या जो मात्रक बनेगा वो कितना बन जाएगा, यूनिट मैं इस बॉक्स में लिखूँगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, या पूरा लिख देता हूँ मैं, वोल्ट सेकेंड। ठीक है, हिंदी में हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे विमा की। तो देखो अब अपन बात कर रहे हैं विमा यानी कि डायमेंशन की। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें जो सूत्र है उसी से डायमेंशन निकालनी होती है। ठीक है, तो अपने पास सूत्र आ गया म्यू = VD/E। ठीक है,
अब वी जो है वो क्या है, एक प्रकार से वेग है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की विमा या वेग की विमा आप सबको पता होगी m0 L1 t-1। ठीक है, अब बचता कौन है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की हमारे पास विमा कितनी होती है, m2 L1 t-3 a-1। ठीक है, ये हमारे पास किसकी विमा हो गई, विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए ये सब ऊपर जाएंगी, और ऊपर जाएंगी तो जो प्लस की वो कैसी हो जाएंगी, घातें माइनस की, और जो माइनस की घातें वो कैसी हो जाएंगी, प्लस की। तो देखो अपने पास ये बन गया m कितना था, 0। ठीक है, अब ये ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो 0 - 2, क्योंकि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, या तो जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, L1 ऊपर गया -1। ठीक है, आगे t ऊपर कितना है, -1, नीचे कितना था, -3, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +3। अब a ऊपर नहीं है तो जो नीचे वाला है वही ऊपर जाएगा और +1 बना लेगा। ठीक है, यहाँ तो देखो 0 हो गया, यहाँ हो गया -2, और यहाँ हो गया +2। तो अपने पास म्यू यानी कि गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी की विमा क्या बन गई, m2 L0 t2 a1। ठीक है, अब ये जो विमा है अपने पास, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि हमने जो विद्युत क्षेत्र की विमा है वो होती है m1, हमने गलती से क्या ले लिए 2। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप सुधार लें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो विमा अपने पास हो गई, ठीक है, डायमेंशन हमने निकाल ली। अब अगला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं अवयव वेग तथा विभवांतर में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। वैसे तो आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, ठीक है, उसके फॉर्मूला में मैं आपको ये रिलेशन बता चुका हूँ, लेकिन अपन एक बार अलग से भी देख लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे कि ये हमने एक कोई भी कंडक्टर लिया, कोई भी चालक लिया, ठीक है। अब इसके दोनों सिरों पर, जैसे ये सिरा हो गया A और ये सिरा हो गया B, दोनों सिरों के मध्य एक विभवांतर लगा दिया V, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दी, कितनी, V। ठीक है, तो पोटेंशियल की वजह से इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। और आउटर पोटेंशियल या बाह्य विभव की उपस्थिति में इनका औसत वेग क्या कहलाता है, अपवन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपवन वेग हम निकाल चुके हैं, कितना होता है, अपवन वेग स्लैश ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे थे, ये इंक को कुछ हो गया है शायद। ठीक है, तो इंक भर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अपवन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, टो ई अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल E। ठीक है, जहाँ पे इसको तो हमने क्या बोला था, नियतांक यानी कि जो गतिशीलता, जो अभी इससे पहला टॉपिक पढ़ा था मोबिलिटी, वो थी ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र हमारे पास है तो हम बात करते हैं, चूँकि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर कितना ले रहे हैं हम, V है, तथा उसकी लंबाई L मान ली जाए। ठीक है, लंबाई कितनी माननी है हमने, हम मान लेते हैं लंबाई कितनी है, L हो तो विद्युत क्षेत्र, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा उस पर बात करेंगे अपन। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, इफ़ पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज V and its length is L, then इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हम पोटेंशियल लेते हैं और जितना लेंथ हम किसी कंडक्टर का लेंगे उसी का रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। और ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वही पुट कर सकते हैं हम। जैसे हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवन वेग का जो फॉर्मूला है, ठीक है, किसी भी सूत्र में आप वो राशियाँ रख सकते हो जो आपको दी हुई हो। अब यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था,
पोटेंशियल यानी कि विभवांतर और लंबाई दे रखी थी, लेंथ, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू वही पुट की जा सकती है जो हमें गिवन है, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि वी डी यानी कि अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई टो अपॉन एम। और ये मैंने आपको बताया ये क्या होता है, नियतांक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ई की जगह हम क्या लिख देंगे, वी अपॉन एल। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें देखो हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवन वेग और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल। और इसी को हम स्टडी कर रहे थे, क्या था हमारा टॉपिक, अपवन वेग और विभवांतर में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। तो दोनों आ गए, तो दोनों में सीधा सीधा अपने पास रिलेशन क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, या हिंदी में हम कह सकते हैं कि अपवहन वेग सदैव समानुपाती होता है विभवांतर के, ठीक है। और फॉर्मूला में या सिंबल में लिख के दिखाना, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, मैं एंट्री मार लूँगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध की, यानी कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमने एक चालक लिया है, यानी कि एक कंडक्टर लिया है, ठीक है। अब जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, धारा का प्रवाह कराएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई बाह्य क्या होगा, विभवांतर होगा, यानी कि पोटेंशियल होगा। अब बाह्य पोटेंशियल होगा, विभवांतर होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सिरे से इस सिरे की ओर गमन करेंगे। हम क्या लिखते हैं कि हम कभी किसी एक समय इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कितनी दूरी तय कर रहे हैं, डेल एक्स दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डेल एक्स दूरी मैंने ले रखी है, ठीक है, तो इस डेल एक्स दूरी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये जो डेल एक्स दूरी है इसका आयतन कितना होगा। तो देखो, चूँकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि कितना है हमारे पास, कैपिटल ए, ठीक है। अब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि आधार यानी कि बेस का क्या है, एरिया है। और हमारे पास जो लंबाई है वो है, तो ये एक सिलेंडर या बेलन बन रहा है, तो इसका आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी आपके पास आकृति, कोई भी शेप और साइज हो, अगर आपको उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना हो, तो आपको सीधा सीधा क्या करना होता है कि उसका बेस लो और जितनी उसकी हाइट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बेस एरिया इंटू हाइट कर दो, तो आप किसी भी शेप या किसी भी आकृति का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब अपने को आगे देखो क्या करना है, आयतन या वॉल्यूम। तो हम अध्ययन कर रहे हैं जितने सिलेंडर या जितने बेलन का, उसका आयतन कितना हो गया, ए डेल एक्स। अब हमें ये पता करना है कि इस आयतन में, बेलन की इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। अगर हम मान लें कि एकांक आयतन में या यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यूनिट में यानी कि एकांक में अगर एन है, तो जितना भी वॉल्यूम हम ले रहे हैं, जितने भी आयतन हम ले रहे हैं, उससे एकांक को गुणा करते हैं, क्या आ जाएगी, इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। जैसे ऐसे समझो कि आपके पास एक पेन आता है 5 रुपये का और आपको खरीदने 100 पेन, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 5 × 100, तो आपको पता चल जाएगा कि 100 पेन हमारे पास कितने के आ जाएंगे, 500 के आ जाएंगे। तो अतः ए डेल एक्स में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन ए डेल एक्स वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हम आयतन ले रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी बात करते हैं। तो सीधा सीधा हो जाएगा n इंटू ए डेल एक्स, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अच्छा, मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे निकालनी है धारा यानी कि करंट, और करंट के लिए मेरे पास सबसे पहले होना चाहिए चार्ज। तो चार्ज के लिए किससे डिनोट करते हैं हम? चार्ज कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉनों से आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब मैंने निकाल ली तो मैं सीधा सीधा अब क्या निकाल सकता हूँ? चार्ज। कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? ई के बराबर। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉन पे आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अतः ए डेल एक्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश सो टोटल चार्ज present on electron in a del x वॉल्यूम। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? एन ए डेल एक्स इंटू ई। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ चीज़ आ रही है एक डेल एक्स जो कि हमने मानी, और हम धारा की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। ये आ गया डेल क्यू। डेल क्यू लगा रहा हूँ क्योंकि अल्प है। ठीक है, तो आवेश कितना आ गया? डेल क्यू आ गया। अब देखो हमारे पास आवेश आ गया तो हम धारा तक तो पहुंच जाएंगे आसानी से, लेकिन अब हमारे पास कौन गायब है? अवमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी गायब है। करंट हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हम चार्ज तक पहुंच गए, और हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया था कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ करंट फ्लो इज नोन एज रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज करंट। ठीक है, तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। तो चार्ज आ गया यानी कि हम करंट पे तो पहुंच जाएंगे जैसे जैसे करके। अब कौन बचता है? अपने पास लेंथ बचती है। तो ये लेंथ देखो, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ से यहाँ तक गए होंगे, और यहाँ से यहाँ तक गए हैं, इसका मतलब उनके पास वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि बाह्य विभवांतर यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान लिया हमने इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी? वी, और जो टाइम लग रहा है उसको हम ले लेते हैं कितना हो रहा है? डेल स्मॉल टी। तो ये देखो वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। वेग गुणित समय बराबर क्या आता है? दूरी। तो डेल एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी डी इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास डेल क्यू इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू डेल टी इंटू ई। या इस ब्रैकेट को अब हम हटा भी सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया आवेश, वो भी किसके ऊपर? जो हमने आयतन लिया, जो वॉल्यूम हमने चूज़ किया उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश। ठीक है, अब बात करते हैं अपन धारा की। तो देखो धारा कितनी होगी? तो हम धारा किसकी बात करें? जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसी की धारा की बात करेंगे। तो धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। तो दर के लिए समय चाहिए, तो समय को इस तरफ लिया हो तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, ये मैंने इसलिए जमाया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखो अब पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अगर मैं पहले पढ़ता एन ए वी डी ई, ठीक है, अच्छा नहीं लगा। एन ई ए वी डी आसानी से आप पढ़ सकते हो, एन ई ए वी डी। और देखो डेल क्यू अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? हमारा करंट हो जाएगा। तो बिकॉज डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन। किस किस में आ गया? अपन वेग और धारा में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल एन है वो तो क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। दूसरा बचता कौन है? ई। तो ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और कैपिटल ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध। अब देखो इसको अगर हम थोड़ा चेंज करें, जैसे जो हमारे पास वी डी है, इस वी डी को अगर मैं लिख दूं वी डी इज इक्वल टू म्यू स्मॉल
ई, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वीडियो की स्टार्टिंग में, मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्व टू एन ई म्यू ई ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, जब हम किसी चालक को या किसी कंडक्टर को लेंगे तो हमारे पास देखो ये जो इक्वेशन 2 आई है, ये तो किस किस में रिलेशन बताएगी, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट, यानी कि गतिशीलता एवं धारा में संबंध, और पहली वाली बताएगी अपवन वेग और धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ सीखी उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप एक बार इसको देख लीजिए और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो अब यहाँ से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज़ तो हमने सीखी कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू VD, यानी कि जो धारा होती है वो अपवन वेग के हमेशा क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। द करंट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो करंट होता है वो म्यू के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो धारा होती है वो गतिशीलता के समानुपाती होती है, यानी कि जितनी अच्छी गतिशीलता होगी उतनी अच्छी से किसी चालक में धारा जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि गतिशीलता जितनी अच्छी होगी धारा उतनी अच्छी चलेगी और प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोबिलिटी इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। तो जितना अच्छी मोबिलिटी होगी किसी कंडक्टर की उतनी अच्छे से उसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। और उतनी अच्छे से करंट फ्लो हो सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन तेज चल रहे हैं। तो सीधी सी बात ये, अगर हम ये इक्वेशन नहीं बनाते तो हम अपने दिमाग के बेसिस पे भी ये चीज़ समझ सकते थे। अब देखो तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो करंट होता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर हो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हो जाए, जैसे यहाँ A1 और यहाँ A2, तो तब क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई करंट तो हमने बैटरी से आई दिया है तो आई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है वहाँ पर ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकि जो करंट है वो कांस्टेंट बना रहे। क्योंकि देखो आप यहाँ पर देखिए, अगर कांस्टेंट करंट को बनाना है तो हमने एक को छोटा किया तो एक टर्म को बड़ा कर दो ताकि ये आई वापस वहीं का वहीं आ जाए। या यहाँ पर हमने ए को बड़ा कर दिया तो वीडी को क्या कर दोगे, छोटा कर दोगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज अप, यानी कि हिंदी में मैं कह सकता हूँ यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र क्या हो, ज़्यादा हो, तो अपवन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। और इसी का उल्टा भी हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्र कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवन वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कि दोनों में से किसी भी एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरे को घटना पड़ेगा ताकि करंट क्या रहे, सेम बना रहे, ठीक है। आज की वीडियो में अपन इतने ही पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।